रात को खुद को शेर समझता था। सुबह नहाने का वक्त आया और सारी बहादुरी नाली में बह गई। रात को खुद को शेर समझता था। सुबह नहाने का वक्त आया और सारी बहादुरी नाली में बह गई। जो कहता है सर्दी मजे की है, उसे एक काम दो, सुबह नहाना, फिर देखना जिंदगी कितनी कीमती लगती है। तुम कहते थी हीटर काफी है, अब बताओ ये आवाज दांतों की है या एहतिजाज की? ये सर्दी है या दुश्मनी? कंबल आधा तुमने लिया और कांप पूरी मैं रही हूं। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब नजर नहीं आता। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब नजर नहीं आता। शौहर होना आसान नहीं होता, ये मैं जानती हूँ, पर बिल्ली बनकर जिम्मेदारी से भागना भी कोई बहादुरी नहीं। शौहर होना आसान नहीं होता, ये मैं जानती हूँ, पर बिल्ली बनकर जिम्मेदारी से भागना भी कोई बहादुरी नहीं। तुमने कहा था सब संभाल लोगे, लेकिन संभाला क्या? सिर्फ नींद और आराम, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। तुमने कहा था सब संभाल लोगे, लेकिन संभाला क्या? सिर्फ नींद और आराम, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। बाहर खुद को शेर समझते हो और घर आकर दूध का प्याला ढूंढते हो। कमाल है जनाब। वाह जनाब। घर के शीर बनने का शौक बहुत है, मगर दूध खत्म हो जाए तो याद आता है कि जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। वाह जनाब। घर के शेर बनने का शौक बहुत है, मगर दूध खत्म हो जाए तो याद आता है कि जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। सर्दी में बीवे के साथ सोना नेमत है, बस एक शर्त है, सुबह नहाने की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। सर्दी में बीवी के साथ सोना नेमत है, बस एक शर्त है, सुबह नहाने की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। सर्दी में साथ सोने का मजा तो है, मगर ये नल। सर्दी में साथ सोने का मजा तो है, मगर ये नल, ये नल नहीं, सर्दियों का इम्तिहान है। रात को बेसी के साथ कंबल में जन्नत और सुबह नहाने का ख्याल आए तो लगता है मौत खुद बुलाने आई है। रात को बीवी के साथ कंबल में जन्नत और सुबह नहाने का ख्याल आए तो लगता है मौत खुद बुलाने आई है। सर्दी में बीवी के साथ सोने का मजा तो है, मगर सुबह नहाना पड़े तो यूं लगता है जैसे मौत पामने खड़ी हो। अगर आज कंबल नहीं मिला ना, तो कल से ये कांपना नहीं, बाकायदा एहतजाज होगा। सर्दी में बीवी के साथ सोने का मजा तो है, मगर सुबह नहाना पड़े तो यूं लगता है जैसे मौत पामने खड़ी हो। अगर आज कंबल नहीं मिला ना, तो कल से ये कांपना नहीं, बाकायदा एहतजाज होगा। अगर आज कंबल नहीं मिला ना, तो कल से ये कांपना नहीं, बाकायदा एहतजाज होगा। अभी तो तुम कह रहे थे बिल्लियां मजबूत होती हैं। हाँ, तो ये क्या कांपता हुआ चल्ला क्यों बज रहा है? अभी तो तुम कह रहे थे बिल्लियां मजबूत होती हैं, तो ये क्या कांपता हुआ चल्ला क्यों बज रहा है? मेरा दिल तो दूर की बात है, दूध तक जम गया है। अब भी कहोगे सर्दी इतनी नहीं? अभी तो तुम कह रहे थे बिल्लियां मजबूत होती हैं, तो ये क्या कांपता हुआ चल्ला क्यों बज रहा है? मेरा दिल तो दूर की बात है, दूध तक जम गया है। अब भी कहोगे सर्दी इतनी नहीं? तुम कहते थे हीटर काफी है, अब बताओ। कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में, किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है।
एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है, मैं नाजुक ज़रूर हूँ मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है, नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी। अगली सुबह जब इंसानों ने अपनी बिल्लियों को देखा तो वो मुस्कुरा उठे, क्योंकि किसी की गोद में सिमटी हुई थी, किसी ने धूप पकड़ रखी थी और किसी ने सिर्फ आंखों से कह दिया था, मैं नाजुक ज़रूर हूँ मगर दिल से मजबूत। कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में, किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली ज़रूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ़ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है, मैं नाजुक ज़रूर हूँ मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है, नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी। गांव के किनारे एक घने जंगल के किनारे साजन रहता था और उसका सबसे करीबी दोस्त था एक बहादुर बिल्ला। बिल्ला न सिर्फ साजन का दोस्त बल्कि उसका मुहाफिज भी था, हर खतरे में पहली लाइन में खड़ा, अपने दोस्त की हिफाजत के लिए तैयार। एक दिन साजन खेलते खेलते जंगल में ज्यादा अंदर चला गया। अचानक शेर की गर्जन ने माहौल को लर्जा दिया। शेर जोर जोर से धावा बोलने लगा, मगर बिल्ला फौरन साजन को अपनी पीठ पर उठाकर शेर के सामने एक मजबूत दिफाई पोजीशन इख्तियार कर गया। शेर के खौफनाक धावा के बावजूद बिल्ला ने उसे चकमा दिया और साजन को बिल्कुल महफूज रखा। साजन ने बिल्ला की आंखों में बहादुरी और मोहब्बत देखी और दिल से कहा, तुम वाकई मेरे हीरो हो। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक अजीम सांप उनके रास्ते में नमूदार हुआ। सांप ने फौरन हमला किया, मगर बिल्ला ने अपनी फुर्ती और अकल से साजन को झुककर बचाया और सांप को धोखा देकर आगे बढ़ा दिया।
साजन ने महसूस किया कि ये मोहब्बत सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि हिफाजत और कुर्बानी की भी है। जंगल के मजीद गहरे हिस्से में एक भेड़िए का गला उनकी तरफ दौड़ने लगा। बिल्ला ने अपनी तेज रफ्तार और जुर्रत से भेड़िए को चकमा दिया, उछलकर फलांग कर अपने दोस्त को हर खतरे से बचाया। साजन ने जोर से कहा, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? बिल्ला ने अपने पंजे को साजन के हाथ पर रखकर जवाब दिया, हमेशा। फिर एक मगरमच्छ ने पानी में हौलनाक आंखें दिखाईं, जैसे कि वो हमला करने के लिए तैयार हो। बिल्ला ने पानी का रास्ता चुनकर साजन को अपनी पीठ पर महफूज करके किनारे तक पहुंचाया। हर हरकत में बिल्ला की जुर्रत और वफादारी नुमाया थी। आखिर में वो एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर पहुंचे जहां से पूरे जंगल का मंजर नजर आ रहा था। साजन ने अपने दोस्त बिल्ला को गले लगाया और कहा, हमेशा तुम्हारी मोहब्बत और हिफाजत मेरा हौसला है। बिल्ला ने अपनी नर्म मगर मजबूत मौजूदगी से यही जवाब दिया कि वो हमेशा साजन का मुहाफिज रहेगा। जंगल के हर खतरे, हर जानवर के हमले और हर मुश्किल रास्ते ने साजन और बिल्ला के ताल्लुक को मजबूत तर कर दिया। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक हकीकी मोहब्बत और एतमाद की कहानी थी। और गांव वापस आकर लोग उनकी बहादुरी और रफाकत के किस्से सुनकर दंग रह गए। कहानी कमकर और गरगा। बहुत जमाने पहले एक घने जंगल के पार एक गांव था। छोटी छोटी झोंपड़ियां, मिट्टी के रास्ते और लोगों के दिलों में सुकून। लेकिन उस गांव के आसपास दो अजीब हस्तियां रहती थीं, जिनका नाम था कमकर और गरगा। कमकर एक देव था, इतना बड़ा कि जब वो बैठता तो पहाड़ की चोटी हिल जाती, और जब वो सांस लेता तो पूरा जंगल झूम उठता। उसकी आंखें शोले जैसी थीं, मगर दिल बहुत नर्म। उसे फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ था गरगा, पानी का जिन। वो झील के अंदर रहता था, मगर उसका कद इतना बड़ा था कि जब वो उठता तो झील का सारा पानी उसके कदमों से बह निकलता। गरगा को बारिश से इश्क था, बादलों के साथ खेलना और कौसे क़ज़ा के रंगों में खुश होना। दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, मगर एक दिन जंगल में एक तूफान आया। बादल गरजे, जमीन फटी, दरख्त जड़ से उखड़ गए। गांव वाले डरकर भागे और झील का पानी गांव की तरफ बहने लगा। तब कमकर ने आसमान की तरफ देखा और अपनी बड़ी सी हथेलियों से जमीन को रोकने की कोशिश की। गरगा ने भी अपनी ताकत से झील के पानी को पीछे धकेल दिया। एक ने जमीन को संभाला, दूसरे ने पानी को। यूं दोनों ने मिलकर गांव को बचा लिया। तूफान के बाद जब वो एक दूसरे के सामने आए तो एक पल के लिए जमीन थर्रा उठी, मगर फिर कमकर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम पानी के बादशाह हो, मैं जमीन का। अगर हम साथ रहें तो दुनिया कभी तबाह नहीं हो सकती। गरगा ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्ती की नदी कभी खुश्क नहीं होती कमकर, चलो इसे बहते रहने दें। उस दिन के बाद कमकर और गरगा रोज शाम को मिलते। कमकर पहाड़ों से फूल तोड़कर लाता और गरगा बादलों से बारिश के कतरे। वो दोनों आसमान को रोशन करते और गांव वाले उनके संग खुश रहने लगे। आज भी कहा जाता है, जब जमीन से हल्की सी खुशबू आती है और आसमान से पहली बूंद गिरती है तो समझ लो कमकर और गरगा फिर मिले हैं और उनकी दोस्ती आसमान पर मुस्कुरा रही है। रात के वक्त दो मज़ाहिया दोस्त अपनी गाय के साथ खेत में थे। एक बहुत पतला और एक बहुत मोटा। पतला दोस्त चौकस और मेहनती था। वो गाय की हिफाजत कर रहा था और कभी थकने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। मोटा दोस्त सुस्त और सोता रहता, कभी कभी शर्मिंदा भी होता। बूढ़ी माँ आती है, मोटे दोस्त को डांटती है कि ड्यूटी के वक्त सोता रहना दुरुस्त नहीं, और पतले दोस्त की तारीफ करती है कि उसने मेहनत की और जिम्मेदारी पूरी की। पतला दोस्त गाय का दूध निकालता है और सबके लिए बांटता है। शुरू में मोटे दोस्त को सिर्फ छोटी सी प्याली मिलती है, लेकिन उसकी शर्मिंदगी और रोने के बाद पतला दोस्त अपनी पूरी दूध की बाल्टी खुशदिली से मोटे दोस्त को दे देता है। मोटा दोस्त हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और दोनों दोस्त गले मिलते हैं। बूढ़ी माँ खुश है, गाय भी खुश है और वो सब रात का सुकून और खुशी महसूस करते हैं।
सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए और जो मेहनत करता है उसे इज्जत मिलती है। वक्त हमेशा बदल सकता है और सच्चाई और मेहनत की कदर हमेशा बरकरार रहती है। मेरे हक की जंग आखिर कौन लड़ेगा? मुझे तालीम से महरूम रखा गया और मुझे मेरे बुनियादी हुकूक भी नहीं मिले। मेरे हक की जंग आखिर कौन लड़ेगा? मुझे तालीम से महरूम रखा गया और हमारा सब कुछ तो खा गई, अब हमारा खून पीना बाकी है, वो भी पी लो। हमारा सब कुछ तो खा गई, अब हमारा खून पीना बाकी है, वो भी पी लो। हमारा सब कुछ तो खा गई, अब हमारा खून पीना बाकी है, वो भी पी लो। हमारी दुआ है कि जिस तरह तुमने हमें तबाह किया है, खुदा तुम्हारी नस्लें भी ऐसे ही तबाह करे। मैं कलाम लिख रहा हूँ कि जुल्म का अंधेरा तोड़ जाए और सच की रोशनी फिर से गांव की गलियों में। हमारी दुआ है कि जिस तरह तुमने हमें तबाह किया है, खुदा तुम्हारी नस्लें भी ऐसे ही तबाह करे। मैं कलाम लिख रहा हूँ कि जुल्म का अंधेरा तोड़ जाए और सच की रोशनी फिर से गांव की गलियों में। मैं कलाम लिख रहा हूँ कि जुल्म का अंधेरा टूट जाए और सच की रोशनी फिर से गांव की गलियों में फैल जाए। सुबह के वक्त गांव की कच्ची गलियों पर ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था, मगर उसकी नारंगी रोशनी आसमान पर हल्की हल्की फैल रही थी। ऐसे वक्त में लोग हैरान होकर एक अजीब मंजर देखा करते थे। एक दरवेश, एक बहुत बड़ा सांप और एक बहुत बड़ा सुर्खमुर्गा, तीनों साथ साथ चलते हुए। दरवेश के कदम नर्म थे, उसकी आंखों में सुकून की चमक। स्याह सांप दरवेश के दाएं तरफ फिसलता हुआ चलता। उसका वजूद खौफनाक जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में वफा की चमक थी। मुर्गा दूसरी तरफ, ऊंचा, मजबूत, परों वाली धत से चलने वाला, जैसे अपने कबीले का सरदार हो। इन तीनों का एक उसूल था, जहां भलाई हो हम वहां होंगे। गांव में भलाई। गांव के बच्चे इन तीनों को देखकर खुशी से तालियां बजाते। दरवेश उनसे कहता, बेटा, नेकी बांटी जाए तो दिल हल्का रहता है। सांप कुओं के करीब जाता और अपने जिस्म से गिरने वाले पत्ते हटा देता ताकि पानी पानी रहे। मुर्गा अनाज के ढेर के पास जाकर कमजोर परिंदों को खाने देता, मजबूतों को पीछे करता। गांव वाले अक्सर कहते, ये सिर्फ मुसाफिर नहीं, अल्लाह की रहमत हैं जो हमारे पास आते हैं। पहाड़ों का सफ़र। कभी कभी दरवेश इन दोनों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता। रास्ता कठिन होता, मगर तीनों की दोस्ती उसे आसान बना देती। पहाड़ों पर रुक कर दरवेश अपनी छोटी सी थैली से खुश्क रोटी निकालता। वो टुकड़े 3 हिस्सों में तोड़ता, एक खुद के लिए, एक सांप के लिए, एक मुर्गे के लिए। मुर्गा जोर से कोकड़ों को करके खुशी का इजहार करता। सांप खामोश रहता, मगर उसकी आंखों की चमक बता देती कि वो शुक्रगुजार है। दरवेश अक्सर पहाड़ों की चोटी पर बैठकर दोनों को कहता, दोस्त वो नहीं जो साथ चलता है, दोस्त वो है जो दिल में जगह बनाता है। तुम दोनों मेरे दिल के मुसाफिर हो। जंगल की राह। एक रोज तीनों जंगल की तरफ जा रहे थे। हवा भारी थी, परिंदे अजीब तरह उड़ रहे थे। सांप ने अचानक सर उठाया। दरवेश, कुछ ठीक नहीं, धुआं है। मुर्गे ने जोर की बांग दी। यूज का इशारा होता था कि खतरा करीब है। दरवेश ने कदम तेज किए। झाड़ियों से निकलकर वो एक खुले मैदान में पहुंचे जहां आग लग चुकी थी। दरख्त शोलों ने लिपटे हुए थे, जानवर इधर उधर भाग रहे थे। दरवेश ने फौरन अपनी चादर उतारकर जमीन से रेत उठाई और शोलों पर फेंकने लगा। मुर्गा ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर छोटे जानवरों को बाहर ले जाता। सांप घास में रास्ते बना बनाकर इन जानवरों को आग से दूर निकाल रहा था। धुएं से आसमान काला होने लगा, मगर तीनों के कदम नहीं रुके। घंटों की कोशिश के बाद हवा बदलने लगी, शोलों की आवाज कमजोर होने लगी और आखिरकार आग बुझ गई। जंगल खामोश था, लेकिन तबाह नहीं हुआ था। जिंदगी बच गई थी। अल्लाह का शुक्र। दरवेश ने आहिस्ता अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। ए परवरदिगार, शुक्र है कि तूने हमें भलाई की तौफीक दी। हम कुछ नहीं, सब कुछ तू है। सांप आकर उसके करीब लिपट गया। मुर्गा उसके शाने पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, हम तीनों ना होते तो ये जंगल आज रो रहा होता। दरवेश ने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, चलो दोस्तों,
सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ भलाई हमें बुलाएगी हम वहाँ फिर पहुँच जाएंगे। और तीनों शुक्र और सुकून के साथ आगे बढ़ गए, एक और सफ़र की तरफ, एक और भलाई की तरफ। इतना खाना खाते हो कि चालने से पहले सोचना पड़ता है। स्टाइल समझ नहीं आता तुम्हें? ये वजन नहीं, शान है। सर्दी में बीवी के साथ सोना नेमत है, बस एक शर्त है, सुबह नहाने की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। रात को खुद को शेर समझता था, सुबह नहाने का वक्त आया और सारी बहादुरी नाली में बह गई। रात को खुद को शेर समझता था, सुबह नहाने का वक्त आया और सारी बहादुरी नाली में बह गई। सर्दी में साथ सोने का मजा तो है, मगर ये नल। सर्दी में बीवे के साथ सोना नेमत है, बस एक शर्त है, सुबह नहाने की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। इतना खाना खाते हो कि चालने से पेट सोचन पड़ता है। स्टाइल समझ नहीं आता तुम्हें? ये वजान ना, शान है। आपके चलने से लगता है जलजला आने वाला है। बेगम, मजबूत बुनियादें हों तो झुटके आ ही जाते हैं।
आप में तो कोई हरकत ही नहीं। इसीलिए तू सुकून है और खामोशी भी। इतनी सस्ती में मुस्तकबिल कैसे बनेगा? बेगम, मैं हाल में ही फंसा हुआ हूँ। कुछ जिम्मेदारी का सोचा है? सोचा था, फिर नींद आ गई। कुछ जिम्मेदारी का सोचा है? सोचा था, फिर नींद आ गई। घर में आपके होते हुए काम कौन करे? मैं हूँ ना, हौसला बढ़ाने के लिए। मैं हूँ ना, हौसला बढ़ाने के लिए। घर में आपके होते हुए काम कौन करे? जरा उठ भी जाया करें। मैं उठता हूँ, बस हौसला लूट हो रहा है। जरा उठ भी जाया करें। मैं उठता हूँ, बस हौसला लोड हो रहा है। काम खत्म हुआ या नींद अभी बाकी है? नींद कभी खत्म नहीं होती बेगम, सिर्फ वक्फा लेती है। काम खत्म हुआ या नींद अभी बाकी है? नींद कभी खत्म नहीं होती बेगम, सिर्फ वक्फा लोती है। पूरा दिन यही हालत रहती है? मैं तवानाई बचा रहा हूँ, महंगाई का जमाना है। पूरा दिन यही हालत रहती है? मैं तवानाई बचा रहा हूँ, महंगाई का जमाना है। ये डराओ वराओ दुनिया को छोड़ो, चलो घर चलते हैं और जाके बर्तन धो। ये डराओ वराओ दुनिया को छोड़ो, चलो घर चलते हैं और जाके बर्तन धो।
एक सुबह वादी सब्ज आबाद में कुछ अजीब हुआ। आसमान में एक नर्म सी सफ़ेद रोशनी उभरी, पहले धब्बे की तरह, फिर जैसे कोई चांद दिन के वक्त ही नीचे उतर रहा हो। गांव वाले हैरानी से अपने घरों से निकले। बच्चों ने नदी के किनारे खड़े होकर हाथों से धूप छांटी और सब ने देखा कि आसमान से एक बहुत बड़ा साया नीचे आ रहा है। जब वो करीब पहुंचा तो लोगों की सांसें रुक गईं। वो एक कबूतर था, मगर इतना बड़ा कि एक पूरा घर उसके परों के नीचे छुप सकता था। उसके उतरने से जमीन हल्की सी लर्जी, मगर कबूतर के चेहरे पर शफकत का रंग था। गांव के लोग पहले खौफ से पीछे हटे, मगर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो समझ गए कि ये मखलूक खतरनाक नहीं, बल्कि जैसे सुकून की तलाश में यहाँ आई है। गांव के करीब डेंस जंगल में एक शेर रहता था, जिसे सब बहादुर के नाम से जानते थे। शेर ताकतवर भी था और समझदार भी, और वादी के लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। जब बहादुर ने उस दैवहेकल कबूतर को देखा तो हैरत में उसके करीब चला आया। कबूतर ने अपना बड़ा सा सर नीचे झुकाया और शेर ने अपनी दुम हल्के से हिलाई। दुनिया ने पहली बार जमीन के बादशाह और आसमान के मुहाफिज को एक दूसरे को कबूल करते देखा। दोनों की दोस्ती जल्द ही इतनी गहरी हो गई कि वो घंटों एक साथ बैठे रहते, कभी सूरज डूबते देखते, कभी बच्चों की हंसी सुनते, कभी बस खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। कबूतर गांव पर आसमानी पहरा देता और शेर जमीन पर। वादी के लोग खुद को पहले से ज्यादा महफूज समझने लगे, लेकिन अमन ज्यादा देर तक कायम न रह सका। एक रात आसमान पर स्याह बादलों की गूंज सुनाई दी। हवा गर्म होने लगी, जैसे किसी ने आग को हवा दी हो। अचानक बादल फटे और एक खौफनाक ड्रैगन जरकान आसमान से नीचे उतर आया। उसकी सांस से आग बरस रही थी, उसके परों की मार से दरख्त झूम रहे थे। जैसे ही उसने देवहेकल कबूतर को देखा, वो धाड़ा, ये आसमान मेरा है, यहाँ कोई और राज नहीं करेगा। उसने एक जबरदस्त आग का धारा कबूतर की तरफ फेंका। कबूतर ने अपने परों से बचने की कोशिश की, मगर शोले उसके परों को छू गए। उसके सफ़ेद पर जलकर स्याह हो गए और एक तेज चीख के साथ वो नीचे जमीन पर आ गिरा। गांव वाले खौफ से चीख उठे, उनका मुहाफिज जख्मी पड़ा था। शेर ये सब बर्दाश्त न कर सका। उसके अंदर से एक ऐसी गुस्से भरी दहाड़ निकली कि पूरी वादी में गूंज उठी। वो पूरी ताकत से भागकर ड्रैगन की तरफ लपका। ड्रैगन ने आग बरसाई, शेर ने कूदकर बचाया। जरकान हवा में बुलंद हुआ और शेर पर झपटा। जमीन टूटने लगी, धुआं हर तरफ फैल गया, लेकिन शेर हार मानने वाला नहीं था। उसने झपटकर ड्रैगन की गर्दन तक रसाई हासिल की, उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया और पूरी कुव्वत से झटका। एक लम्हा ऐसा आया कि पूरी दुनिया थम गई, फिर ड्रैगन की गर्दन टूट गई। ड्रैगन जमीन पर गिरकर साकित हो गया। वादी महफूज हो गई। शेर फौरन जख्मी कबूतर के पास दौड़ा। कबूतर के परों पर जले हुए निशान थे, मगर उसने शेर को देखकर आहिस्ता से आंखें झपकीं, जैसे कह रहा हो, तुम आए तो मैं बच गया। गांव वाले इकट्ठे हुए, पट्टियां बांधी, जख्म साफ किए, पानी दिया। रातें गुजरती रहीं, शेर पहरा देता रहा और कबूतर के जख्म धीरे धीरे भरने लगे। उसके परों की चमक वापस आने लगी, उसकी सांस हल्की पुरसुकून होने लगी। आखिरकार वो दिन आया जब कबूतर पूरी ताकत के साथ अपने परों को फैला सकता था। वो उड़ सकता था, मगर उसने आसमान की तरफ नहीं देखा, उसने शेर की तरफ देखा। शेर खामोशी से उसके पास आ बैठा और कबूतर ने अपना बड़ा सा पर मोहब्बत से उस पर रख दिया। सूरज की नारंगी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। गांव वाले दूर खड़े ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ड्रैगन की आग मिट चुकी थी, खौफ खत्म हो चुका था और अब सिर्फ अमन, वफादारी और एक ऐसी दोस्ती बाकी थी जो जमीन और आसमान को हमेशा के लिए जोड़ गई। शेर और कबूतर उस दिन से एक साथ रहने लगे, एक जमीन का मुहाफिज और दूसरा आसमान का पहरेदार, और गांव वालों के दिलों में इन दोनों की कहानी हमेशा के लिए नक्श
कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी। अगली सुबह जब इंसानों ने अपनी बिल्लियों को देखा तो वो मुस्कुरा उठे, क्योंकि किसी की गोद में सिमटी हुई थी, किसी ने धूप पकड़ रखी थी और किसी ने सिर्फ आंखों से कह दिया था, मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर दिल से मजबूत। कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी।
रात के वक्त दो मज़ाहिया दोस्त अपनी गाय के साथ खेत में थे। एक बहुत पतला और एक बहुत मोटा। पतला दोस्त चौकस और मेहनती था। वो गाय की हिफाजत कर रहा था और कभी थकने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। मोटा दोस्त सुस्त और सोता रहता, कभी कभी शर्मिंदा भी होता। बूढ़ी माँ आती है, मोटे दोस्त को डांटती है कि ड्यूटी के वक्त सोता रहना दुरुस्त नहीं, और पतले दोस्त की तारीफ करती है कि उसने मेहनत की और जिम्मेदारी पूरी की। पतला दोस्त गाय का दूध निकालता है और सबके लिए बांटता है। शुरू में मोटे दोस्त को सिर्फ छोटी सी प्याली मिलती है, लेकिन उसकी शर्मिंदगी और रोने के बाद पतला दोस्त अपनी पूरी दूध की बाल्टी खुशदिली से मोटे दोस्त को दे देता है। मोटा दोस्त हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और दोनों दोस्त गले मिलते हैं। बूढ़ी माँ खुश है, गाय भी खुश है और वो सब रात का सुकून और खुशी महसूस करते हैं। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, और जो मेहनत करता है उसे इज्जत मिलती है। वक्त हमेशा बदल सकता है और सच्चाई और मेहनत की कदर हमेशा बरकरार रहती है। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक पुराना गांव सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। औरतें कुएं में पानी भर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुना रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, एक जमाने में एक काला दानव रहता था। जब उसे श्राप मिला तो वह बैल बन गया। अगर वह कभी लौट कर आता तो गांव की शांति खत्म हो जाती। लोग हंसे और विषय बदल दिया, लेकिन अहमद, एक युवा किसान, चुपचाप इस बात को दिल से लगा रहा। जैसे ही शाम ढली, आसमान में काले बादल छा गए। जमीन अचानक कांप उठी और पहाड़ की तलहटी से एक विशालकाय काला बैल प्रकट हुआ। वह 10 फुट लंबा था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके गले में एक भारी जंजीर थी। वह डराता हुआ गांव में आया, पेड़ हुकाता हुआ, धूल उड़ाता हुआ। लोग इकट्ठे हुए और दरवाजे बंद हो गए। मस्जिद से अजान की आवाज आई, लेकिन वह डर के माहौल में दब गई। औरतें कुरान पढ़ रही थीं, बच्चे रो रहे थे। तभी सांड रुक जाता है, उसके शरीर से धुआं उठता है और देखते ही देखते वह एक मानव रूप में बदलने लगता है, एक काला दानव। उसकी भुजाएं पत्थर जैसी हैं, आंखें आग की तरह जल रही हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। अहमद रस्सी और लकड़ी का डंडा लेकर बाहर आता है। सब लोग घरों की छतों से झांक रहे हैं। अहमद दानव के सामने आता है और चिल्लाता है, यह मेरा गांव है, मैं इसे बकम, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। काला दानव डराता है और अहमद की ओर दौड़ता है। अहमद एक जंजीर पाइन कटा है और दानव की बाह में लपेट देता है। दानव उसे गाजिटा लगता है, लेकिन अहमद जंजीर को एक पेड़ में लपेट देता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जमीन हिलती है, धूल उड़ती है, लोग प्रार्थना करते हैं। अंत में अहमद एक लकड़ी का डंडा उठाता है और पूरी ताकत से दानव की छाती पर मारता है। दानव चीखता है, उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है और जंजीर राख में बदल जाती है। सूरज ढल रहा है, हवा में शांति लौट आई है। गांव वाले बाहर आकर अहमद के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, शाप खत्म हो गया, काला दानव हमेशा के लिए चला गया। अहमद आसमान की ओर देखता है, धूल और रोशनी हवा में घुलकर एक कोमलता पैदा कर रही है। गांव में शांति लौट आई है और उस दिन से लोगों ने सीख लिया कि डर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि एक साहसी व्यक्ति उसे हमेशा हरा देता है।
कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी। अगली सुबह जब इंसानों ने अपनी बिल्लियों को देखा तो वो मुस्कुरा उठे, क्योंकि किसी की गोद में सिमटी हुई थी, किसी ने धूप पकड़ रखी थी और किसी ने सिर्फ आंखों से कह दिया था, मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर दिल से मजबूत। कहानी नाजुक मिजाजों की दुनिया। दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी छत पर, किसी बाग में, किसी खिड़की के पास एक बिल्ली जरूर बैठी होती है। सूरज की नर्म किरणें उसके रेशमी बालों पर पड़ती हैं तो वो आहिस्ता से आंखें बंद करके एक लंबी जम्हाई लेती है, जैसे कहती हो, जिंदगी का लुत्फ तभी है जब सुकून हो। बिल्लियां नाजुक होती हैं, मगर नखरे के साथ नहीं, एहसास के साथ। कभी वो बर्फानी इलाकों की सफ़ेद बिल्ली होती है जो बर्फ के गालों में घुलकर नज़र नहीं आती। कभी वो रेगिस्तान की खाकी बिल्ली होती है जो रेत के रंग में छिपकर ठंडी छांव तलाश करती है। और कभी वो शहर की बिल्ली जो छतों पर चलती है, चांदनी रातों में अपने साये से खेलती है। एक दिन बिल्लियों की दुनिया में इजलास हुआ। बर्फानी बिल्ली, सहराई बिल्ली, जंगली बिल्ली और घर की पालतू बिल्ली सब इकट्ठी हुईं। घर वाली बिल्ली बोली, इंसान हमें नाजुक समझते हैं, मगर हमने उनकी सर्द रातों में उनके कदमों के पास सोकर गर्मी दी है। जंगली बिल्ली हंसी, और मैंने तो जंगल में हर रात खुद को महफूज रखा है, नाजुक हूँ, कमज़ोर नहीं। सहराई बिल्ली ने कहा, रेत तपती है मगर मेरा दिल ठंडा है। मैं नाजुक ज़रूर हूँ, मगर बर्दाश्त मेरी फितरत है। बर्फानी बिल्ली ने धीरे से कहा, हम सब नाजुक हैं, क्योंकि नरमी ही ताकत है। नरमी से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। बिल्लियों ने तय किया कि वो अपनी नाजुक मिजाजी पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि नाजुकी कमज़ोरी नहीं, एक अंदाज़े ज़िंदगी है। नाजुक वो हैं जो धूप में बैठकर फूलों की खुशबू महसूस करते हैं। नाजुक वो हैं जो गुस्से से नहीं, खामोशी से नाराज़ होते हैं। नाजुक वो हैं जो खामोशी में भी मोहब्बत के इशारे छोड़ जाते हैं। रात गहरी हुई। सब बिल्लियां अपने अपने आसमानों के नीचे सो गईं, कहीं नर्म चांदनी में, कहीं ठंडी रेत में, कहीं बर्फ के फर्श पर। मगर सबके ख्वाब एक जैसे थे, आज़ादी, सुकून और नरमी।